और एक बार फिर से दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। नफे सिंह हत्याकांड पर बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। हत्या में अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। मौके से अलग अलग कारतूस बरामद हुए हैं। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर्स, हरियाणा पुलिस की पूछताछ हुई है और दिल्ली साथ ही दूसरे राज्यों में भी गैंगस्टर से पूछताछ हुई है। और आईएनएलडी नेता नफे सिंह हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस अभी तक किसी ठोस नतीजे पर पहुंच नहीं पाई है। आरोपियों की तलाश में टीम बना दी गई है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हालांकि किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। काफ़ी हमारे पास देखिए इन्फॉर्मेशन है और उस पर हम वर्क भी कर रहे हैं। जो भी सस्पिशियस है, जिन पर डाउट है, तो उसमें हमारी पूछताछ चल रही है और मल्टीपल टीम्स हैं जो इस पर कार्य कर रही हैं। और जहां से भी कोई भी शक की सुई जिस पर है तो हम उस पर कार्य कर रहे हैं। 2 दिनों से बात की क्रिमिनेशंस के लिए, क्योंकि जिद का एक डिमांड है। देखिए, उसमें मैंने वही बोला कि जो भी लीगल प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाए और प्रॉपर ताकि एविडेंस हो और ताकि जो भी हम जिसको अरेस्ट करें उसको सजा भी हो। इसमें कुछ लीड्स हैं जिसके ऊपर काम चल रहा है। 4-5 टीमें अलग अलग स्थानों पर इसकी जांच में गई हुई हैं। सीसीटीवी की फुटेज भी प्राप्त हुई है जहां से भी, चाहे वो टॉल से है या जहां से भी है। इस वक्त इससे अधिक कुछ भी डिस्क्लोज करना जांच को प्रभावित कर सकता है। इसलिए फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो भी शक के दायरे में आ रहे हैं उनसे उचित तरीके से पूछताछ की जा रही है और जिस पर भी कोई साक्ष्य उपस्थित होगा, जो भी कोई साक्ष्य मिलेगा, उसके तुरंत बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और देश के 27 राज्यों साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में फैले अमृत भारत स्टेशन को 19,000 करोड़ रुपए की से ज्यादा की लागत से पुनर्विकसित किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री ने इसका आगाज किया है। रेलवे के बुनियादी ढांचा परियोजना का आगाज करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जून में सरकार का तीसरा टर्म शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत अब बड़े सपने देखता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करता है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। आपका सपना, आपकी मेहनत और मोदी का संकल्प, यह विकसित भारत की गारंटी है। पीएम मोदी ने आज 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 553 स्टेशनों का पुनर्विकास भी शामिल है। इस योजना के तहत पूर्व मध्य रेल के 38 स्टेशनों में से बिहार में 22, झारखंड में 14 और उत्तर प्रदेश में 2 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है। पीएम ने कहा कि भारत जो करता है वो अभूतपूर्व स्केल से करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया। कपड़ा व्यापार से जुड़ा ये अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक आयोजन था। भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे कपड़ा क्षेत्र में व्यापार, निवेश और निर्यात के लिए एक उज्जवल भविष्य बुनने की शुरुआत हो गई है। टेक्सटाइल के साथ खादी ने भी हमारे देश की महिलाओं को शक्ति दी है। पीएम ने कहा कि उन्होंने कारीगरों और बाजार की दूरी कम की है। हम दुनिया से आई हुई फैशन को फॉलो न करें, हम दुनिया को फैशन में भी लीड करें और हम फैशन की दुनिया में पुराने लोग हैं, नए लोग नहीं है जी। पीएम ने कहा कि सरकार ने जो कस्तूरी कॉटन लॉन्च किया है, ये एक बहुत बड़ा कदम है। जूट किसानों के लिए वो भी काम कर रहे हैं। भारत टेक्स 2024 में 29 फरवरी तक फाइबर, फैब्रिक और फैशन पर फोकस होगा। 4 दिनों के इस कार्यक्रम में 100 से अधिक वैश्विक पैनलिस्ट कपड़ा के क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इसमें बुनकर समेत उद्योग से जुड़े 4,000 से ज्यादा व्यापारिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 के ग्लोबल समिट WITT का आज दूसरा दिन है और ये दिन बेहद खास रहने वाला है। समिट में आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। आज रात 8 बजे का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी TV9 के मंच पर आएंगे और व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे ग्लोबल समिट में दुनिया के सामने अपनी बात रखेंगे।
देश की राजधानी नई दिल्ली में जारी TV9 ग्लोबल समिट में देश विदेश की जानी मानी प्रतिष्ठित और प्रभावशाली हस्तियां शिरकत कर रही हैं, जिसमें राजनीति के साथ गवर्नेंस, इकोनॉमी, हेल्थ, कल्चर और स्पोर्ट्स समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। पीएम मोदी अपने संबोधन में 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के संकल्प की बात रख सकते हैं। समिट के दूसरे दिन इंफ्रा, इन्वेस्टमेंट और IT के साथ साथ भारत के FMCG इंडस्ट्री के विकसित होने पर भी चर्चा होगी। TV9 नेटवर्क की 3 दिनों तक चलने वाली ग्लोबल समिट की थीम इंडिया पॉइज्ड फॉर द नेक्स्ट बिग लीप है, जो विश्व में भारत की बढ़ती साख पर आधारित है। TV9 के ग्लोबल समिट व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे में शामिल हुए केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, और उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के पास सबसे बड़ा टैलेंट पूल है। I'm hoping by July, if the timelines given by your ministry are to be believed, then by July we will have formal AI regulations on the table. But what is in it in those regulations so that we ensure that we are able to progress and develop artificial intelligence in the most innovative manner like the rest of the world and not really get bogged down by regulations? How much regulation is too much regulation? See, we have already demonstrated to the world that it is possible to have a regulatory structure which basically balances regulation and innovation. There are two such examples of this. First is the DPDP Act, second is the Telecom Act. Both of them are very clear examples of how fine balance between innovation and regulation can be very nicely done, and this has been noticed by the world. Globally, so many experts have met me already who say that there are countries which were too much focused on regulation. There are countries which have given too much leeway for laissez-faire kind of innovation, whereas India's rules, India's laws are a good balance between healthy space for innovation, whereas good protection of the citizens and users. So that balance is possible to do, first. Second, India has among the largest talent pool for development of AI. So the structure we have followed so far is public-private partnership, where the government puts its investment in creating a platform, and then startups, academia, all of them can use that platform for creating new solutions. TV9 के ग्लोबल समिट में स्मृति ईरानी का बड़ा बयान। संदेश खाली पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का ममता पर हमला। संदेश खाली में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। उन्होंने कहा कि BJYN के कार्यकर्ताओं को लटका दिया गया। स्मृति ईरानी ने कहा कि ममता को सालों तक वोट देने वाली महिलाओं का रेप हुआ है। उम्र और धर्म के आधार पर महिलाओं की किडनैपिंग हुई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। कांग्रेस के लोग भी संदेश खाली में जाना नहीं चाहते। हत्याओं पर कांग्रेस के शहजादे के पास एक शब्द नहीं है। आपसे एक सवाल पॉलिटिकल में ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक तरफ हम लोग ये बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक संदेश खाली जैसी घटना होती है जहाँ पर कार्रवाई भी नहीं हो रही है और चीज़ों को छुपाया जा रहा है। वहाँ जो हुआ वो भारतीय तो क्या किसी भी इंसान की सोच के परे है। मैंने ये पश्चिम बंगाल में जब हिंसा हुई थी चुनाव के बाद तब कहा था कि शायद मीडिया में भी इस प्रकार का एहसास है कि अगर भाजपाई है तो उसे मौत के घाट आसानी से उतारा जा सकता है। अगर भाजपा की महिला कार्यकर्ता है उसको उसके घर से उठाकर सामूहिक बलात्कार किया जा सकता है। अगर भाजपा का युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता है तो उसे गांव में खुले खेत में पेड़ से रस्सी से टांग कर मारा जा सकता है। अगर भाजपा का कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो उसके घर को आग लगाई जा सकती है। एज दो चूंकि हम भाजपा से हैं इसलिए पश्चिम बंगाल में हमें कोई मौत के घाट उतार दे तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पॉलिटिकल कॉस्ट है जो हम देते हैं लड़ने के लिए। संदेश खाली में वो हैं जो भाजपाई नहीं हैं। दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर देयर ओन नाउ। आप सोच सकते हैं
कि जिन लोगों ने ममता जी को वर्षों वर्ष तक सहयोग दिया, सहायता दी, उन औरतों को घरों से उठा कर बलात्कार किया जाता है। क्या ये कोई सोच सकता था कि ममता बंदोपाध्याय को पता ही नहीं है कि हाउस टू हाउस औरतों को उनकी उम्र, उनके धर्म के आधार पर चिन्हित करके उठाया जा रहा था। और इसलिए मैंने कहा, दे केम फॉर अस फर्स्ट, दे आर कमिंग फॉर यू नाउ। और निशान जी, स्तब्ध करने वाली बात यह है, राजनीति अपनी तरफ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई, कांग्रेस के लोग भी वहां जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन वो शहजादे जो अभी भी राजनीति के भूल भुलैया में खुद को खोज रहे हैं, उनके पास इस विषय के लिए एक शब्द नहीं है। और कलकत्ता हाईकोर्ट से संदेश खाली के आरोपी शाहजहां शेख को बड़ा झटका लगा है। मामले पर अदालत ने स्टे देने से इनकार कर दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शाहजहां शेख का नाम संदेश खाली केस में जोड़ने का निर्देश दिया है और कहा कि आरोपी को इससे जुड़ा नोटिस भी भेजा जाए। अदालत ने संदेश खाली मामले पर स्टे देने से इनकार किया और अपने निर्देश में कहा कि एफआईआर में बतौर आरोपी शाहजहां शेख का नाम है, ऐसे में उसे गिरफ्तार करने की जरूरत है। हाईकोर्ट के निर्देश के बीच आज संदेश खाली में फिर से कुछ लोगों के घरों पर हमला किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दावा किया है कि हमले में शामिल आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी हम पुलिस कैंप्स करा रहे हैं, डीएम ऑफिस की तरफ से कैंप्स हो रहे हैं। आपके जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी अभियोग है, आप उन कैंप्स को दीजिए। अगर कोई भी कानून आपने हाथ में लेगा, पुलिस कठोर से कठोर एक्शन लेगी। कैंप्स पे जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, हम उस पर लीगल एक्शन ले रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कंप्लेंट्स, हम उस पर जो भी लीगल एक्शन है वो ले रहे हैं। हालांकि पुलिस अभी भी शेख शाहजहां की एफआईआर रिपोर्ट पर कुछ खुलकर बोलने से बच रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए दावा किया है कि शेख शाहजहां को अगले 7 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संदेश खाली का बेताज बादशाह कहा जाने वाला शाहजहां शेख अकूत दौलत का मालिक बताया जाता है। टीवी9 भारतवर्ष के हाथ कुछ कागजात लगे हैं जिससे जाहिर है कि वो रोजाना लाखों रुपए कमाता था। ये संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के कुछ कच्चे चिट्ठे बताए जाते हैं, जिसके मुताबिक वो रोजाना मछली पालन के जरिए लाखों रुपए कमाता था और आज करीब 1800 करोड़ रुपए का मालिक बताया जाता है। मैंने तो सुना है 1500 करोड़ की संपत्ति है उसके पास। ये जो घेरी करता है, जो लूटपाट करती है, उससे इतना रुपया उसके पास है। क्या इसी के चलते ईडी आया? हाँ, इसलिए। और रेशम घोटाला किया है। ये सुना है कि ये जो चावल है, ये बांग्लादेश बेचती है, उसको पॉलिश करती है, दोबारा इंडिया में लाती है, उसको बेचती है। अच्छा। संदेश खाली का मिट्टी में और पानी में नमक की मात्रा ऐसा है जिसके चलते यहाँ पे मछली फलता फूलता है, वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और इसी के चलते शेख शाहजहां को यहाँ पे दिखा पैसे का खदान और इसी के चलते शेख शाहजहां यहाँ पैसा जुटाने में लग गए। संदेश खाली विधानसभा 15 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से 3 द्वीप के लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी 12 द्वीप पर ना तो मीडिया को एंट्री है, ना कोई नेता और ना ही कोई आयोग पहुंचा है। ये शाहजहां शेख के किले बताए जाते हैं। और पीएम मोदी अगले महीने झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का रुख करेंगे। इस दौरान वो इन राज्यों को विकास की कई सौगातें देंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैली और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी सबसे पहले झारखंड दौरे पर जाएंगे। 1 मार्च सुबह 11 बजे झारखंड के सिंदरी में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दोपहर 12:30 बजे धनबाद में रैली करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दोपहर 3 बजे आरामबाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आरामबाग में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के बाद पीएम मोदी बिहार का रुख करेंगे। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब पीएम मोदी बिहार पहुंचेंगे। 2 मार्च को बिहार और औरंगाबाद में अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार दौरे पर पीएम बेगूसराय भी जाएंगे। पीएम के बिहार दौरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री अगले 10 दिन में डिजिटल माध्यम से बिहार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। और विधानसभा में आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आज गुस्से में नजर आए। क्या था पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। हम होने नहीं दूंगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का ये रौद्र रूप उस वक्त नजर आया जब असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करने पर कुछ कांग्रेसी नेताओं ने सवाल उठाए। विपक्ष के इस सवाल पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने उन्हें खरी खरी सुनाई। जब तक हिमंता बिस्वा शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। मैं आप लोगों को पॉलिटिकली चैलेंज करना चाहता हूँ। 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा। ये दुकान मैं बंद कर दूंगा। 1935 के एक्ट के खत्म होने के बाद असम में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही होंगी। सरकार ने पिछले साल 2 चरणों में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई में करीब 3,500 लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में पाया था कि कई बुजुर्ग पुरुषों ने कई बार शादी की और उनकी पत्नियां ज्यादातर समाज के गरीब वर्ग की कम उम्र की लड़कियां थीं। मैं चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा। केरल से बड़ी खबर, सीपीआई ने वायनाड सीट से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। सीपीआई ने एनी राजा को वायनाड से उतारा है, उम्मीदवार बना दिया है। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने इसकी जानकारी दी है। वायनाड सीट से अभी राहुल गांधी सांसद हैं। और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। झारखंड से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रांची में चाईबासा सीट से सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा। जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार देश को गर्त में डाला है, जिस तरह से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक तरफ तो कहती है कि हम सभी वर्गों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन इसके ठीक उलट अगर हम देखें तो किसी को भी साथ लेके नहीं चल रही, सिर्फ अपना परिवार लेके साथ चल रही है। गीता कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है। गीता कोड़ा ने अपना इस्तीफा कांग्रेस को भेज दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए खुद को आदिवासी हितैषी पार्टी बताती है। कांग्रेस ने मधु कोड़ा जी का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए किया। एक सर्वे को लेकर कहा जा रहा है कि चाईबासा सीट से बीजेपी का कोई चेहरा नहीं है। ऐसे में गीता कोड़ा को पालने में करना ही एकमात्र रास्ता था। राज्यसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में गोंडा से विधायक राजा भैया ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ हैं और उनकी पार्टी एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट करेगी। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी अपने तीसरे और बीजेपी अपने 8वें उम्मीदवार की जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। दोनों दलों की नजर जनसत्ता दल के रुख पर टिकी थी। इस बीच पार्टी के अध्यक्ष और गोंडा से विधायक राजा भैया ने आज साफ कर दिया कि वे और उनकी पार्टी बीजेपी के साथ है। जनसत्ता दल का वोट कहाँ जा रहा है? जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं सर, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहें? जी बिल्कुल। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के प्रदर्शन और क्रॉस वोटिंग की आशंकाओं पर बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह ने बेबाकी से जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ रिकॉर्ड वोट हासिल करके राज्यसभा की सीटें जीतेगी। पूरी तरीके से हम जीतेंगे। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र ढंग से जीतेंगे। इससे पहले राजा भैया के समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलें भी लगाई जा रही थी। और बीजेपी 2024 के चुनावी अभियान में जुटी हुई है। दिल्ली से आज इसकी शुरुआत की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र सुझाव अभियान की शुरुआत करते हुए विकसित भारत मोदी की गारंटी रथ को हरी झंडी दिखाई। इस अभियान के जरिए अगले 5 साल के लिए सोशल मीडिया के जरिए और मिस्ड कॉल से संकल्प पत्र के लिए सुझाव के लिए जाएंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में 2-2 रथ जाएंगे और लोगों के सुझाव लेंगे। पार्टी ने 1.5 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। सारे देश में सभी लोकसभा में ये वीडियो वैन्स के माध्यम से लगभग 250 स्थानों पर हम विभिन्न समाज के वर्गों का संवाद भी करेंगे और उनके संवाद के साथ साथ उनके सुझावों को भी हम अपने साथ समावेश करेंगे।
सभी लोकसभा क्षेत्रों में वीडियो वैन के जरिए सुझाव लिया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी के कामकाज की जानकारी भी दी जाएगी। नमो ऐप में भी इसके लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी भी इन वीडियो वैन के माध्यम से दी जाएगी। 15 मार्च तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। सुझावों के आधार पर बीजेपी का संकल्प पत्र तैयार होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद वाराणसी जिला जज के आदेश के तहत तहखाने में पूजा जारी रहेगी। जिला जज के फैसले को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए तहखाने में पूजा जारी रखने का आदेश दिया है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया। मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक लगाने की मांग की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेल रीजन ऑर्डर देते हुए आज पूजा अर्चना की जो हमारी याचिका थी उसको अपहोल्ड रखा है, और साथ ही साथ जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी जिसमें 17 जनवरी के ऑर्डर को 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उन दोनों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका निष्कर्ष ये है कि वहाँ पे जो पूजा चल रही है वो चलती रहेगी। हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद समिति की ओर से वाराणसी जिला न्यायाधीश के 31 जनवरी 2024 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की ओर से 1 फरवरी को याचिका को दायर किया गया था। 31 जनवरी को वाराणसी के जिला जज के आदेश के बाद तहखाने में पूजा हो रही है। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।